आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मिरर, मिरर हम किसको कहते हैं। उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और उनके जो बेसिक टर्म है फोकल लेंथ, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, फोकल लेंथ किसको कहते हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स, किस तरीके से कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है वो इमेज बनाती है। इन चीजों को आज की क्लास में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। सो सबसे पहली चीज मिरर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मिरर। मिरर हमारे पास कोई भी पीस ऑफ अ ग्लास या प्लास्टिक हो सकती है जिसकी एक साइड हाईली रिफ्लेक्टिंग हो और दूसरी साइड जो हो वो ओपेक हो। यानी कि कोई भी आपके पास ऐसा सरफेस जिसकी एक साइड जो हो वो हाईली रिफ्लेक्टिंग हो, उसको हम पॉलिश करते हैं ताकि आप अपनी इमेज देख सकें, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज। और दूसरी साइड जो है वो उसको ब्लर किया जाता है, ओपेक किया जाता है। किस तरीके से ओपेक करेंगे, वहां पे आप ब्लैक पेंट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि दूसरी जो साइड होगी, ज्यादातर मिरर के अंदर बेटा उसके अंदर थिन लेयर ऑफ सिल्वर जो है उसकी कोटिंग की जाती है, या उसके नीचे उसके पीछे जो है वो रेड लीड ऑक्साइड जो है उसको पेंट किया जाता है ताकि आपको जो इमेज हो वो क्लियर दिखाई दे। तो यहां से हमें पता चल गया कि मिरर, अगर मैं यहां पे मिरर की डेफिनेशन लिखूं, सो मिरर कहलवाएगा अ पीस of a glass or plastic whose one side is reflecting, एक साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग होगी। किस वजह से, बिकॉज आप उसको हाईली पॉलिश करेंगे। तो अ पीस ऑफ अ ग्लास और अ प्लास्टिक who is one side is reflecting and another side is opaque। ओपेक का मतलब होगा कि वो डार्क होगी, वहां से कोई भी लाइट जो है ना वो पास नहीं होगी। तो इस चीज को हम कहते हैं बेटा मिरर। लेकिन आज की क्लास में हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, बेसिकली हम एक होलो स्फेरिकल मिरर यहां पे कंसीडर करेंगे। यहां पे मैं एक बड़ा सा होलो स्फेरिकल मिरर कंसीडर करूंगा। तो इसको मैंने नाम दिया बेटा होलो स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल तो हमें पता है, स्फेरिकल का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ऐसा सरफेस जिसके अंदर तीन वैल्यू पाए जाए, एक्स का वैल्यू भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो आप बॉल यूज करते हैं ना, गेंद इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक की या रबड़ की। तो अगर आपके पास ऐसी गेंद हो जो ऊपर से तो भरी हुई हो लेकिन अंदर से खोखली हो, अंदर उसके अंदर कुछ भी ना हो, जैसे प्लास्टिक की बॉल आप देखते हैं, तो उसको आप कहेंगे होलो स्फेयर। तो यहां पे हमारे पास एक मिरर होगा जिसका जो शेप होगा वो होगा होलो स्फेरिकल। तो यहां से हम कह सकते हैं इस होलो स्फेरिकल, ये जो हमारे पास मिरर होगा बेटा, ये हो सकता है ग्लास का बना हुआ या हो सकता है किसी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट का बना हुआ। और फिर से वही चीज, इसकी जो एक साइड होगी वो बनेगी रिफ्लेक्टिंग और दूसरी साइड जो होगी वो बनेगी ओपेक। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी बाहर वाली साइड की बात करूं तो हम इसे कंसीडर करेंगे हाईली रिफ्लेक्टिंग साइड। अच्छा, ये हाईली रिफ्लेक्टिंग जो साइड हमने कंसीडर की थी वो थी एक होलो स्फेयर है, होलो स्फेरिकल मिरर। तो किस तरीके से हम स्फेरिकल मिरर को डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैं इसको भी डिफाइन करना चाहूं यहां पे स्फेरिकल मिरर, तो बेटा हम लिख सकते हैं अ मिरर हु इज, एक ऐसा मिरर जिसकी एक साइड, हु इज वन साइड is highly reflecting
एज अ पार्ट ऑफ, जो एक हिस्सा होगी किस चीज का, पार्ट ऑफ ग्लास आर प्लास्टिक, होलो स्फेयर, यानी कि उसका जो शेप होगा वो एक होलो स्फेयर हम यहां पे कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट ग्लास को जिसको हमने होलो स्फेरिकल ग्लास कंसीडर किया है, होलो स्फेरिकल मिरर, इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर हम इसमें से कुछ हिस्से लें जिसको हम स्टडी करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस कंप्लीट होलो स्फेरिकल को एक तो यहां से काटूं बीच में से, और दूसरा साइड में से, सॉरी, और दूसरी साइड में ये ले रहा हूं, यहां वाली साइड, तो ये जो हिस्से होंगे दोनों, एक ये पार्ट हमने कंसीडर किया बेटा, और दूसरा ये पार्ट मैंने कंसीडर किया। इन दोनों को मैं नीचे यहां पे कंसीडर कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, एक पार्ट मैंने ये लिया और दूसरा पार्ट मैंने ये लिया, ये कहलवाते हैं अपर्चर्स। तो ये वाली जो साइड होगी, ये भी आप देखें, ये एक हिस्सा था होलो स्फेयर का, और ये वाली जो साइड थी ये भी एक हिस्सा था होलो स्फेयर का। लेकिन यहां पे क्या होगा, इस हिस्से को जो आपने कर्व्ड सरफेस दिया है, इसको हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस। कहां से लिया आपने, अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, जो कि एक हिस्सा था होलो स्फेरिकल मिरर का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व्ड सरफेस के ऊपर पॉलिश करेंगे। एक साइड को हम रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे और दूसरी साइड को हम ओपेक बनाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने जो पहली साइड ली थी बेटा, अगर आप इसकी इनर साइड, ये वाली इनर साइड, इसको आप रिफ्लेक्टिंग बना दें, रिफ्लेक्टिंग, यानी कि जो इसकी इनर साइड होगी उसको आपने हाईली पॉलिश किया। सर रिफ्लेक्टिंग कैसे बनाएंगे, इसको आप पॉलिश करेंगे बेटा, तो जैसे ही आप हाईली इसको पॉलिश करेंगे तो इसकी जो अंदर वाली साइड होगी वो बन जाएगी रिफ्लेक्टिंग, और जो बाहर वाली साइड होगी उस पे हम कोटिंग करेंगे। किस चीज की कोटिंग करेंगे, इसको हम कोटेड करते हैं विथ थिन लेयर ऑफ सिल्वर, और उसके साथ साथ हम एक दूसरा मटेरियल भी यहां पे इस्तेमाल करेंगे, फॉलोड बाय रेड लीड ऑक्साइड। तो जब आप एक साइड को रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे, यानी कि आपने उसको हाईली पॉलिश किया, और दूसरी साइड पे आप कोटिंग करेंगे सिल्वर की और उसके साथ साथ रेड लीड ऑक्साइड, तो दूसरा जो हिस्सा जिसपे आपने ये कोटिंग की थी बेटा, वो हिस्सा बन जाएगा ओपेक। और ये जो आपने एक कर्व्ड सरफेस लिया था जिसकी इनर पार्ट आपने हाईली रिफ्लेक्टिंग बना दी, इसको हम नाम देंगे, यहां पे आगे चल के इसको भी पढ़ेंगे, दिस इज नोन एज दी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो अगर हमसे पूछा जाए, यहां पे हम डिफाइन भी कर सकते हैं व्हाट इज दी मीनिंग ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमारे पास एक हिस्सा था किस चीज का, होलो स्फेरिकल मिरर का। बेसिकल तो हमारे पास एक होलो स्फेरिकल होगा, मिरर होगा, उसको हमने बीच में से तोड़ा, साइड में से, और वो हमने एक कर्व्ड सरफेस लिया जिसकी जो अंदर वाली साइड थी उसको हमने रिफ्लेक्टिंग बना दिया, और जो उसकी बाहर वाली साइड थी उसको हमने बना दिया ओपेक। तो इस मिरर को हम नाम देंगे बेटा, क्या नाम देंगे, कॉनकेव मिरर। और इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी जो फ्रंट साइड होगी वो बिल्कुल केव की तरह बनी होगी, जैसे गार को आप देखते हैं ना, किसी गार के आप अंदर जाएंगे तो उसका शेप बिल्कुल इस तरीके से होगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ कॉनकेव मिरर। अब दूसरा पार्ट अगर आप देखें, ये वाला, इसको भी हम पॉलिश करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें यहां पे एक दूसरा मिरर बनाना है। सर हम दोनों को एक तरीके से पॉलिश क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए, मिसाल के तौर पे कभी कभी हम मिरर इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बड़ा ऑब्जेक्ट हो उसकी साइज हमें छोटी दिखाई दे, और कभी हम ये चीज इस्तेमाल करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखाई दे रहा है उसकी साइज बड़ी हो, तो उस वजह से हमें जो मिरर होंगे उनके अंदर पॉलिश डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी ताकि रिफ्लेक्शन अलग हो। रिफ्लेक्शन डिफरेंट होगी तो उसकी वजह से जो इमेज बनेगी उसकी साइज भी डिफरेंट होगी। आगे चल के हम सारी चीजों को समझेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये जो हमने कर्व्ड सरफेस लिया था, अगर मैं इसका बाहर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहेंगे आउटर साइड ऑफ कर्व्ड सरफेस। जो हमने कर्व्ड सरफेस लिया था बेटा, उसकी आउटर साइड को हम हाईली पॉलिश करेंगे। इसको आपने कर दिया पॉलिश्ड। अच्छा, अगर आप पॉलिश करेंगे तो ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग, ऐसा ही होगा ना।
अगर आप इसको पॉलिश करेंगे तो ये सरफेस बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग। तो इस साइड को, आउटर साइड को आपने हाईली पॉलिश किया, जिसकी वजह से ये बन गया रिफ्लेक्टिंग। और इसकी जो इनर साइड थी इसको आपने ब्लैक पेंट कर दिया। इसका मतलब ये होगा इसकी आउटर साइड जो होगी वो रिफ्लेक्टिंग होगी और इसकी जो इनर साइड है वो कहलवाएगी ओपेक। अब ये चीज हम समझ गए बेटा कि ओपेक हम किस तरीके से बनाएंगे। इसकी पिछली साइड जो है वहां पे हम थिन लेयर ऑफ सिल्वर और उसके साथ रेड लीड ऑक्साइड की पेंट करेंगे। तो पिछले वाला नीचे जो इसके अंदर वाला हिस्सा था वो ओपेक बन जाएगा और बाहर वाला हिस्सा क्या बन जाएगा इसका, रिफ्लेक्टिंग। तो इसको हम नाम देंगे बेटा कॉन्वेक्स मिरर। सो यहां तक हमने ये सीखा कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ आर इज द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दोनों पार्ट्स हैं जिसको हम अपने तरीके से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हमें इमेज जो है उसकी साइज डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट साइज मिले हमें। फिर हम क्या कहेंगे, अगर हमें कॉनकेव मिरर चाहिए तो हम उस पार्ट का जो कर्ड सरफेस लिया था उसका इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे और अगर आप उसी कर्ड सरफेस का आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे तो वो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात करेंगे इस मिरर की टर्मिनोलॉजी पे, जैसे पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल किसको कहते हैं, पोल किसको कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, ये सारी चीजें हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इनको मिटा लूं फिर हम डिस्कस करेंगे इनकी दूसरे पैरामीटर्स पे। तो अभी तक हमने सीखा कि स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स होते हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं। अगर हम उसकी इनर साइड को रिफ्लेक्टिंग बनाएं तो उस पीस ऑफ कर्ड पार्ट का हमने नाम दिया कॉनकेव का। अगर उसकी आउटर साइड को हम हाईली पॉलिश करें तो वो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब इनकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे बेटा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो दोनों हमारे पास मिरर थे ये दोनों पार्ट थे होलो स्फेयर का। तो यहां पे मैं कंप्लीट होलो स्फेयर नहीं लिखूंगा, सिंपली ये दोनों में पार्ट्स लिखूंगा, ठीक है। और यहीं पे हम इन सारी चीजों को समझेंगे। अब आप बता सकते हैं कि अगर मैं इसको इसकी इनर साइड को हाईली पॉलिश करूं और इसकी जो आउटर साइड थी बेटा, अगर इसकी इनर साइड को हम रिफ्लेक्टिंग बनाएं, रिफ्लेक्टिंग साइड, तो ये वाला जो मिरर है ये मिरर। और यहां पे जो दूसरा कर्व सरफेस है इसका अगर हम आउटर साइड जो है, आउटर पार्ट जो है इस मिरर का, इसको हम अगर कंसीडर करें इधर साइड को हम बनाए यहां पे रिफ्लेक्टिंग, तो ये वाला पार्ट जो होलो स्फेयर अब अगर आप गौर से देखें तो जो भी आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे उसके बीच में, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे सी के साथ। ये सारे बेसिक टर्म है जो हम सीखेंगे। यहां पे जो मैंने सी लिखी है बेटा, सी, ये रिप्रेजेंट करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेंटर ऑफ अ कर्वेचर? यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होगा ये वो सेंटर होगा उस होलो स्फेरिकल मिरर का जिससे आपने बनाए थे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर हम इसको यहां पे इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें बेटा तो हम लिख सकते हैं द सेंटर ऑफ होलो स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच वी गेट, जिसमें से हमने लिए थे, क्या लिए थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी के साथ। अब अगर ये कंप्लीट एक स्फेयर था तो सेंटर से लेके इस सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा ये कहलवाएगा रेडियस। पढ़ा है ना बेटा आपने कि अगर आप सर्किल के सेंटर से लेके उसकी सरफेस तक का डिस्टेंस खींचे तो ये डिस्टेंस कहलवाएगा यहाँ पे रेडियस, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर के साथ। और यहाँ पे जो आर होगी
ये रिप्रेजेंट करेगी उस रेडियस को, उस स्फेरिकल मिरर के रेडियस को जिसके ये दोनों आपने हिस्से लिए थे। तो इसका नाम हो जाएगा यहां पे रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो हाउ वी कैन डिफाइन अ रेडियस ऑफ अ कर्वेचर? तो हम कहेंगे ये बेसिकली रेडियस है, रेडियस ऑफ अ डेड होलो स्फेरिकल मिरर। तो सिंपली ये रेडियस है उस होलो स्फेरिकल मिरर का जिससे आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाए थे। अब देखें ये जो आपने दो पार्ट लिए हैं, अब अगर आप इसको अगर आप गौर से देखें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कॉनकेव को कंसीडर कर रहा हूं, तो इस कॉनकेव का भी तो सेंटर होगा। मिसाल के तौर पे यहां से शुरू हो रहा है यहां तक, तो ये कहलवाएगा इसका सेंटर। अब एक सेंटर ये था जो कहलवा रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, विच इज द सेंटर ऑफ अ होलो स्फेरिकल मिरर। अब दूसरा जो सेंटर है वो होलो का नहीं है, दूसरा हम सेंटर कंसीडर कर रहे हैं किसका? कॉनकेव का। तो इसी तरीके से कॉन्वेक्स का भी एक सेंटर होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा यहां पे P के साथ। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? P। और ये P जो है ये कहलवाती है पोल। तो P स्टैंड फॉर पोल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पोल? पोल कहलवाएगा ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव और अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात करेंगे बेटा तो वो कहलवाएगा पोल। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं यहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि दोनों के पास ये पोल मौजूद होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर की हम यहां पे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब अगर आप देखें यहां वाले मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को, तो मिसाल के तौर पे ये वाला जो रीजन था वो कुछ इस तरीके से बन रहा था। तो अगर आप इसकी फ्रंट साइड को देखें, यहां पे इस चीज को अगर आप देखें गौर से, तो ये वाला जो हिस्सा था ये एक पार्ट था जो आपने होलो स्फेयर से लिया था। उसी तरीके से ये वाला दूसरा हिस्सा बन जाएगा। इसको हम नाम देते हैं बेटा यहां पे अपर्चर्स, या आप इसको ओपनिंग भी कह सकते हैं, ओपनिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर्चर और ओपनिंग? द फ्रंट पार्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स और अ कॉनकेव मिरर इज नोन एज द अपर्चर। ये बेसिकली फ्रंट पार्ट है ना। अगर आप देखें तो इस मिरर का फ्रंट पार्ट कौन सा होगा? ये सामने वाला जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट था। और इस मिरर का जो फ्रंट पार्ट होगा वो ये वाला होगा, बाहर वाला नहीं होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको। तो अपर्चर्स या ओपनिंग आप कह सकते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ मिरर। यहां पे जो मैं मिरर की बात कर रहा हूं बेटा वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था और जो पोल था, अगर मैं एक लाइन खींचूं, कुछ इस तरीके से लाइन खींचूं ताकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को क्रॉस करे, दोनों को आपस में मिलाए, तो उस लाइन को हम नाम देंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्या नाम देंगे उसको? प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस भी आप कह सकते हैं। अब अगर मैं यहां पे लाइन खींचूं बेटा तो मेरे ख्याल से वो लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं ये वाली जो बीच वाली लाइन है ये C और P दोनों को क्रॉस कर रही है, तो इस लाइन को हम नाम देंगे यहां पे प्रिंसिपल of axis. So how we can define principle of axis? ये वो लाइन थी जो ज्वाइन कर रही थी किसको? C और P को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। वो लाइन जो ज्वाइन करे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, उस लाइन को हम नाम देंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अच्छा, अब क्या होगा? दूसरी टर्मिनोलॉजी पे हम बात करेंगे बेटा। यहां पे जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो क्या होगा, यहां पे जब रे ऑफ लाइट
लाइट इसके सामने या इसके आउटर साइड पे जब रिफ्लेक्शन करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज जो होंगे वो आपस में मिलेंगे, किसी ना किसी कॉमन पॉइंट पे वो मिलेंगे। उस पॉइंट को हम यहां पे नाम देंगे फोकस का। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ के साथ। अब ये फोकस क्या है ये थोड़ा आगे चल के हम बताएं पढ़ेंगे बेटा। बेसिकली फोकस है क्या? फोकस रिप्रेजेंट करेगा द कॉमन पॉइंट along the principal axis after reflection rays of light कन्वर्ज। तो ये वो पॉइंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट क्या होंगी? कन्वर्ज होंगी, वहां से क्रॉस करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको, ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया बेटा और यहां से मैं कंसीडर कर रहा हूं ये वाली जो लाइन थी ये कहलवाएगी, इस लाइन का नाम क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अगर यहां से रेज ऑफ लाइट, बेसिकली ये मुझे पढ़ाना इसके बाद था लेकिन यहां पे हमें फोकस को डिफाइन करना है, तो मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे कुछ रेज ऑफ लाइट बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के। तो एक लाइन मैंने ये ली, दूसरी लाइन मैंने ये ली। अब क्या होगा यहां पे? ये कहलवाएंगी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो क्या होगा? ये जो सरफेस था, अब आप यहां पे देखें, इस सरफेस को हमने कंसीडर किया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये रेस को रिफ्लेक्ट करवाएगा। कैसे रिफ्लेक्ट करवाएगा बेटा? ये जो कर्व हमने लिया है इसका एक सेंटर भी था जिसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ रिप्रेजेंट किया था। मिसाल के तौर पे ये था इसका सेंटर। अब हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। दूसरा लॉ हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दोनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले ये तो बन गई इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्शन होगी नॉर्मल के अकॉर्डिंग। जब आप होलोस्फेरिकल या किसी भी स्फीयर की बात करेंगे तो जो नॉर्मल वाली लाइन होगी बेटा वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होगी। ये चीज आप नोट कर लें कि द नॉर्मल लाइन फॉर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज क्रॉस फ्रॉम द सेंटर से क्रॉस होगी। तो अगर मैं यहां पे एक लाइन खींचूं जो इसके सेंटर से क्रॉस हो, ये बन जाएगी इसकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यहां से अगर मैं यहां पे एक लाइन खींचूं बेटा तो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी और ये वाली जो लाइन है ये कहलवाएगी यहां पे नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं यहां पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगी, उस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। पढ़ा था हमने, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। तो यहां जितनी एंगल इसने बनाई है नॉर्मल के साथ, रिफ्लेक्टेड रे भी उतनी एंगल बनाएगी। तो क्या होगा? ये रे यहां से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। अब यहां पे भी वही केस होगा। इसकी अगर हम नॉर्मल वाली लाइन को खींचे बेटा तो नॉर्मल लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ये बन गई इसकी नॉर्मल लाइन। तो यहां पे जो रिफ्लेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अब आप देख सकते हैं ये रे कहलवाएगी रिफ्लेक्टेड रे और दूसरी ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों मिल रही है एक पॉइंट पे, दोनों आपस में मिल रही है। वो पॉइंट थी ये, और इसी पॉइंट को हम नाम देते हैं बेटा फोकस। तो फोकस क्या था? फोकस एक ऐसी पॉइंट है जो लाई करेगी, कहां पे होगी? इस लाइन पे। इस लाइन का नाम क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वो पॉइंट होगी जो लाई करेगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे। क्या होगा यहां पे? रिफ्लेक्शन के बाद रेज आपस में यहां पे मिलेगी। तो अगर मिल रही है तो आप उसको कहेंगे रियल फोकस, अगर नहीं मिल रही तो आप उसको कहेंगे वर्चुअल फोकस। अब रियल वर्चुअल क्या है ये जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे वहां पे हम सीखेंगे। तो सिंपली हमने यहां पे सीखा बेटा फोकस वो पॉइंट है जो लाई करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज या डाइवर्ज हो सकती हैं। अब दूसरा यहां पे टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इससे मिलता जुलता, जो है फोकल लेंथ। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये पॉइंट थी जो लाई कर रही थी इस एक्सिस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोकल लेंथ बेसिकली एक डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? अगर आप देखें मिसाल के तौर पे, अब आप समझ गए इसका फोकस यहां पे होगा। तो अगर फोकस यहां पे है तो मैं कंसीडर कर रहा हूं ये फोकस को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं एफ के साथ।
ये पॉइंट थी इसका प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, इसका नाम आप प्रिंसिपल फोकस भी रखते हैं, क्यों? क्योंकि था तो ये फोकस लेकिन लाई कर रहा था प्रिंसिपल पे, तो हम इसे कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पोल और फोकस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, यहां से आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस बनेगा ना बेटा, पोल से लेके फोकस, इसी डिस्टेंस को हम नाम देते हैं यहां पे फोकल लेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटी एफ के साथ। तो यहां पे जो छोटी एफ होगी वो बेसिकली डिस्टेंस होगा, कहां से? फ्रॉम पोल टू फोकस। याद रखेंगे यहां पे जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, जब हम इस पे इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो हम सीखेंगे कि जितने भी डिस्टेंस यहां पे इमेज डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, वो हमेशा मेजर किए जाते हैं फ्रॉम दी पोल ऑफ अ मिरर। मिरर की पोल से हमेशा हम इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो यहां पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं फोकल लेंथ, वैसे आपको समझ आ गई होगी बेटा, तो फोकल लेंथ यहां पे था डिस्टेंस from pole to the principal focus, principal of focus। और वैसे अगर देखा जाए कि अगर ये रे ऑफ लाइट्स मैं अगर कंसीडर करूं, इफ दिस रे ऑफ लाइट इज पैरा एक्सियल,